जय श्री राम। क्या नवांश के जरिए ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति को लाभ कहाँ से अधिक होगा? जीवन के किस क्षेत्र में मेहनत करने से आपको अधिक प्राप्तियां होंगी जिससे कि लाइफ उसी के अकॉर्डिंग प्लान की जा सके? आज इसी विषय पर हम जानेंगे कि किस प्रकार नवांश इसमें सहायता कर सकता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, लाभ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं कि भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी, कहाँ पे ध्यान दें। क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं और आपकी जिम्मेदारियां हैं तो डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम किस क्षेत्र में जाएं। गलत क्षेत्र में मेहनत करके समय खराब करने से बेहतर है कि अगर पहले से कोई हमें बता दे कि जीवन के इस क्षेत्र में तरक्की होने की संभावनाएं ज्यादा है तो व्यक्ति ध्यान उधर दे। तो नवांश कुंडली इसमें कैसे सहायता कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि दिमाग में आता है नवांश कुंडली तो यार मैरिज के लिए होती है, वैवाहिक जीवन को देखा जाता है उससे, इसका लाभ से क्या लेना देना। देखिए, नवांश कुंडली का सभी भावों से लेना देना है। नवांश कुंडली को केवल विवाह तक सीमित नहीं कर सकते। रिसेंटली एक छात्र ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, अगर किसी का विवाह ना हो तो नवांश कुंडली क्या काम नहीं करती? एक दूसरे ने कहा कि क्या शादी होने के बाद नवांश कुंडली का रोल बढ़ जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों के ये उत्तर है कि नवांश कुंडली तो डे वन जब आप पैदा होते हैं तभी से काम कर रही होती है। और अगर आपका आपका विवाह नहीं भी हुआ है तो भी D9 चार्ट नवांश कुंडली की अपनी उपयोगिता है। तो समझते हैं कैसे आज के विषय में नवांश कुंडली सहायता कर सकती है। तो सबसे पहले तो 11वां घर हम जानते हैं, जिन्हें भी ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी समझ है उन्हें पता होगा। कुंडली का लाभ स्थान ये दर्शाता है कि आपको लाभ कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, जीवन के किस क्षेत्र में मिलेगा। यदि मैं इसको क्लासिकल बुक्स के शब्दों में कहूं तो 11वें भाव में स्थित ग्रह भौतिक जगत में लाभ और उपलब्धि के स्तोत्र को दर्शाते हैं। इसको जरा समझिएगा। यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब स्पिरिचुअलिटी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मेटेरियलिस्टिक गेन की। कि आपको यहाँ पे समझना होगा 11वें घर को ना ज्योतिष में कोई बहुत अच्छा दर्जा नहीं मिला है। पुरानी किताबें यदि पढ़ेंगे तो इसको तो बुरा भाव माना जाता है, क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, एथिक्स ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। लाभ और फाइनेंस और पैसा ये सेकेंडरी चीज थी। लेकिन आज के युग में इसकी महत्ता ज्यादा है, तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा 11वें घर की क्या स्थिति है। तो 11वें घर में बैठे ग्रह ये बताते हैं कि भौतिक जगत में लाभ और उपलब्धि के स्तोत्र कैसे रहने वाले हैं। ठीक है जी। 11वां घर इकलौता ऐसा घर है जहाँ पे शुभ ग्रह भी अच्छे और क्रूर ग्रह भी अच्छे। अ, शास्त्रों में बताया गया है कि क्रूर ग्रह भी यहाँ पे फायदा देते हैं और शुभ ग्रह भी यहाँ पर फायदा देते हैं। इसको बल्कि अगर आप और एक्सटेंड करें, किसी भी घर से 11वें घर में अगर मल्टीपल प्लैनेट बैठे हैं तो उस घर की वृद्धि होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, आपकी कुंडली में चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है, पर कहीं भी अगर ग्रह बैठे हैं, दो या दो से ज्यादा, तीन चार, तो जिस भी भाव से वो 11वें बैठे हैं उस घर की वृद्धि में वो सहायक साबित होते हैं। खैर, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, ये तो बड़ा लंबा चल जाएगा अगर ऐसे मैं हर एक भाव से बताने लगा। फिलहाल तो मेटेरियलिस्टिक गेन को दिखाता है। अब नवांश कुंडली का यहाँ पे क्या रोल आया? 11वां का तो सबको पता है इनकम का है। नवांश कुंडली में एक बहुत ही खास नवांश होता है जिससे बोलते हैं 91st नवांशा, 91वां नवांश। अब ये नवांश आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर बहुत बहुत क्रूशियल इम्पैक्ट डालता है। ये बताता है, जैसे कि आप नाम देख पा रहे हैं, इसको लाभ नवांश भी कहते हैं, लाभ नवांशा। ये दर्शाता है कि किस जीवन के क्षेत्र में कार्य करने से आपको फायदा होगा। चाहे वहां मेलेफिक बैठा हो चाहे बेनिफिक, अगर बैठा है तो वो आपको फायदा देगा। देखते हैं अब इसको समझे कैसे।
या मुद्दे की बात पर आते, इसकी गणना कैसे करें, निकाले कैसे, चलो पढ़ तो लिया अब हमने इसे। तो बेहद आसान तरीका है इसको देखने का। आपने करना क्या है, अपनी जन्म कुंडली के 11वें घर को देखिए। वहां ये देखिए कि क्या कोई ग्रह बैठा है। यदि ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को, उसका नाम लिख लीजिए, कि मान लीजिए शुक्र बैठा है तो पेपर पे लिख लीजिए शुक्र। अब अपनी नवांश कुंडली खोलिए। यदि यही शुक्र नवांश कुंडली में 7वें घर में बैठा हो तो ये 91वें नवांश में बैठा है। दोबारा कहूं, आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह 11वें भाव में बैठा है जन्म कुंडली में, उस ग्रह को D9 में यानी नवांश कुंडली में चेक कीजिए कि वो किस भाव में है। अगर वो 7th हाउस में है नवांश कुंडली के, तो वो 91वें नवांश में बैठा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर मेरी तो कुंडली में 11वें में कोई ग्रह ही नहीं है, तो मैं इसका क्या करूं मेरे तो किसी काम का नहीं। नहीं, आपके भी काम का है, मैं अभी आगे बताऊंगा उसका यूज क्या होता है। पहले समझते हैं कि अगर ग्रह बैठा है तो क्या होगा। तो जैसा मैंने कहा, इसी को समझते हुए पढ़ते हैं एक बार। 11वें भाव में स्थित ग्रह यदि नवांश कुंडली के 7th भाव में हो तो वो 91st नवांशा में आता है। लाभ का स्तोत्र खोजने में यह नवांश बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। 91 नवांश स्वामी की शक्ति इसके सुख मापने में महत्वपूर्ण है। मतलब अब कोई ग्रह वहां बैठा ही नहीं है, सपोज आपकी कुंडली में नहीं बैठा है, तो भी वहां पर जो नवांश पड़ेगा उसका कोई लॉर्ड होगा। कैसे देखते हैं मैं अभी शेयर करूंगा। अगर वो स्ट्रांग है तो भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। ये नहीं बताएगा कहाँ से इनकम होगी, ये बताएगा इनकम अच्छी होगी। अभी इसको कवर करेंगे एग्जाम्पल चार्ट के साथ। तो अगर हम इंग्लिश में इसे बोले तो प्लैनेट पोजिटेड इन द 11th भावा, इफ इट ऑक्यूपाइज 7th हाउस इन नवांशा चार्ट, it falls in the 91st Navamsha. This Navamsha is very crucial in finding source of gain. Strength of 91st Navamsha Lord is very important in measuring happiness through it. चलिए जी, अब कुंडली पर आते हैं और समझते हैं कैसे देखेंगे इसे। ये एक पत्रिका है, ये है 9 मार्च 1989, दोपहर को 2:35 भिवानी हरियाणा। कर्क लगन की पत्रिका है, दूसरे भाव में केतु है, छठे में शनि है, धनु राशि का। कुंभ राशि में 4 ग्रहों का जमावड़ा है, बुध राहु शुक्र सूर्य। लग्नाधिपति नवम में बैठा है जलीय राशि में, और लाभ भाव में गुरु और मंगल है। अब हमें फोकस करना है इन गुरु और मंगल पर। ये गुरु मंगल जो यहाँ लाभ भाव में बैठे हैं, ये क्या 91st नवांशा में तो नहीं चले गए? अब वो कैसे देखें? बहुत सिंपल, नवांश कुंडली खोल लेते हैं एक बार, देखते हैं गुरु मंगल नवांश में कहाँ है। ये इनकी नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में यदि आप ध्यान देंगे तो 7th हाउस में ये दोनों ग्रह बैठे हैं, मंगल और गुरु। इसका अर्थ ये है ये दोनों ही 91st नवांशा में है, विच इज क्वाइट रेयर टू हैव। 91st नवांशा में ग्रह होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब आप ये सोचिए कि 1% से भी कम। अब अगर आपके वहां ग्रह बैठे हैं और वो भी दो दो, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा और अच्छा आना चाहिए। अब अगर हम इस कुंडली में ध्यान दें, क्योंकि ये कर्क लगन की कुंडली है, तो इसमें नवम का स्वामी और दशम का स्वामी गुरु मंगल बनते हैं। यानी नवम दशम की युति लाभ भाव में हो रही है, नवमेश दशमेश की युति, और वो भी लाभ नवांश में। जैसा कि अभी हमने चेक किया, तो पहले तो ये हुआ कि भैया ग्रोथ होनी चाहिए, काफी ऊपर जाना चाहिए जातक को। अब गुरु मंगल क्या दे सकते हैं? गुरु मंगल स्पोर्ट्स में अच्छा करा सकते हैं, स्पोर्ट्स में एजुकेशन दिलवा सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इस कुंडली में नवम और दशम का स्वामी है। नवम अधिपति गुरु मंगल के साथ है। तो एक तो मैंने स्पोर्ट्स क्यों बोला, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स का कारक है, एनर्जी का कारक है, और गुरु ज्ञान का कारक है। दूसरा क्षेत्र जो आता है इस कुंडली में जो हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ये कथावाचक है, ये धार्मिक कथाएं करके वहां से अर्न करते हैं। तो आप देखिए कि नवम भाव जो कि धर्म का है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, वो दशम अधिपति के साथ लाभ भाव में लाभ नवांश में बैठा है। इस वजह से यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस, जैसे मैंने अभी कहा कि कथावाचक या ज्ञान बांटने, प्रीच करने का नवम भाव से संबंधित, गुरु से संबंधित कार्य करके इस जातिका को
बहुत लाभ हुआ। ये पत्रिका है लखनऊ की, 27/11/1985। इस पत्रिका में हमें दिख रहा है कि लाभ भाव में शुक्र विराजित है केतु के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हमें D9 चार्ट में ये देखना है कि क्या केतु या शुक्र में से या दोनों मेरे नवांश कुंडली में सप्तम में तो नहीं चले गए। जब चार्ट देखा तो पता लगा कि शुक्र डेफिनेटली सप्तम भाव में बैठा है। इसका मतलब है कि वो 91st नवांशा में है। अब शुक्र बैठा है 91st नवांश में बैठा है, शुक्र क्या दे सकता है? अगर हम सोचें तो शो ऑफ लाइन से फायदा होता है, भौतिक सुखों से, या यूं कहें कि कॉस्मेटिक से, और क्रिएटिविटी से। वीनस कई चीजों का कारक है। अब भावाधिपत्य देखते हैं कि शुक्र इस कुंडली में किन भावों का अधिपति है। वो तो स्वयं लाभेश है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं जन्म कुंडली में, और इसके अलावा वो 6th हाउस को भी ओन करता है। 6th हाउस रोग रिपु ऋण का है, बीमारियों का है, शत्रुओं का है, और लोन वगैरह लेने का है। अब उसमें और शुक्र में दोनों में कॉमन क्या क्या निकल सकता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। 1985 का चार्ट है। ये जातिका कॉस्मेटिक सर्जरी में इन्वॉल्व है, इसके कार्य क्षेत्र में कॉस्मेटिक सर्जरी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो छठा भाव भी आया और शुक्र भी आया, ये दोनों इसके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि शुक्र और छठे दोनों का प्रभाव आना चाहिए अगर वो 91st नवांशा में है तो। अब अगले चार्ट की बात करते हैं, एक और चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है पुणे महाराष्ट्र का। इसमें चंद्रमा उच्च का होकर, ये 13/12/1978 की कुंडली है, 9:40 पुणे महाराष्ट्र। आप लोगों के लिए भी मैं कुंडली छोड़े जाऊंगा, आप उसको देखिए और बताइएगा कि उस कुंडली में आपको क्या लगता है किस तरह के कार्य क्षेत्र में जातक या जातिका को लाभ होगा। और अगले वीडियो में जो बेस्ट कमेंट रहेगा वो मैं वहां पे शेयर करूंगा। अभी मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है, लाभ भाव में है। अब क्योंकि कुंडली ली है तो स्वाभाविक सी बात है 91st नवांश में ही होगा, तभी ली है। तो यहाँ पे चंद्रमा देखिए नवांश के सप्तम भाव में आ गया। लग्नाधिपति चंद्रमा उच्च का होकर लाभ भाव में बैठना वैसे भी लाभ के प्रति रुझान दिखाता है। लगन में उच्च का गुरु है, चौथे भाव में दिग्बली शुक्र विराजित है जो लाभेश भी है। अगेन ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। अब अगर चंद्रमा वहां बैठा है तो चंद्रमा जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जिन चीजों का कारक है, जैसे चंद्रमा द्रव्य का कारक है, चंद्रमा शिशु अवस्था का कारक है, चंद्रमा दूध का कारक है, चंद्रमा यहाँ पे लग्नाधिपति भी है, चंद्रमा शौक का भी कारक है, हॉबीज का, लोगों की जो शौक होते हैं कि उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर द्रव्य संबंधित कार्य में जातक लिप्त है। लिक्विड जो भी प्रोडक्ट ये सेल आउट करते हैं वो लिक्विड से जुड़ा है, टू बी मोर प्रिसाइज परफ्यूम से जुड़ा है। तो परफ्यूम, इत्र, खुशबू, शुक्र की राशि में चंद्रमा का विराजित होना लाभ भाव में 91st नवांशा में उस क्षेत्र में ग्रोथ को इंडिकेट करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझते हैं कि व्हाट इफ 11th हाउस इज वैकेंट। अगर 11वें भाव में कोई ग्रह है ही नहीं तो मैं क्यों ये सब चक्कर देखूं, क्योंकि मेरे तो कुंडली सर 11वां घर ही खाली है, मेरा भी खाली है, तो ऐसा लगता है कि यार इसका क्या फायदा। एनीवे अगर आपका खाली है तो क्या देखें, तो भैया वहां पे कोई ग्रह तो नहीं बैठा है तो पक्का है, लेकिन कोई उसका लॉर्ड तो होगा ही। अब लॉर्ड कैसे देखें, तो बहुत सिंपल सी बात है, नवांश कुंडली का 7वें घर का स्वामी आपके 91st नवांशा का लॉर्ड होता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जन्म नवांश कुंडली में जो 7th हाउस है उसमें जो भी राशि लिखी है उसका स्वामी 91st नवांशा लॉर्ड बनता है। अब ये तो पता लग गया 91st नवांशा लॉर्ड कौन है। अब क्या देखें, अब ये प्रिंसिपल देखें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर उसका स्वामी कुंडली में, जन्म कुंडली में 11वें भाव से का स्वामी बन जाए, या उसका संबंध 11वें भाव के स्वामी से हो जाए, तो ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा योग दिखाता है। 91st नवांशा लॉर्ड अगर 11th हाउस से कनेक्ट हो जाए इन D1 चार्ट तो ये फाइनेंस के लिए अच्छा है। दूसरा,
अगर ये दूसरे घर से कनेक्ट हो जाए, आप जानते ही हैं कि दूसरा भाव भी धन का है, तो वहां से कनेक्ट हो जाए, वहां बैठ जाए, उसके स्वामी के साथ बैठ जाए, उस घर को देख ले, तो भी इनकम के लिए ये अच्छा सोर्स दिखाता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, परमात्मा की कृपा से इतना मिल जाएगा कि जीवन संतुष्टि के साथ चल सके। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत कुंडलियों पर देखा कि अगर 91st नवांशा लॉर्ड का संबंध वीनस या सैटर्न से हो जाए तो वो भी लाभकारी है। क्यों भाई? शनि और शुक्र में ऐसा क्या है कि उनसे हो जाए तो फायदा है? इसका कारण ये है कि काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर का स्वामी शनि बनता है और दूसरे घर का स्वामी शुक्र। तो यदि आपका नवांशाधिपति, लाभ नवांशाधिपति का संबंध शनि या शुक्र से है तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए काफी अच्छा है। वापसी चार्ट पे चलते हैं, जरा देखते हैं जो अभी हमने देखे उसमें क्या स्थिति बनी। यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछे कि इस कुंडली में नवांशाधिपति, 91st नवांशाधिपति कौन है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा नवांश कुंडली के सप्तम भाव में देखा, बुध की राशि है जी, बुध है, सिंपल। क्या बुध का संबंध इस कुंडली में लाभ भाव से हो रहा है? जी बिल्कुल, सीधी सीधी दृष्टि आ रही है। क्या इस बुध का संबंध धन भाव से हो रहा है? जी, धनाधिपति सूर्य इसी बुध के साथ है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छा दिखाता है। इनकम क्या होगी, कहाँ से होगी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये उसके साथ साथ ये भी जोड़ रहा है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो होगी वो अच्छी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नवांशाधिपति धनेश और लाभेश से संबंध बना रहा है। इसके बाद क्या सूर्य शुक्र शनि से संबंध है, तो डायरेक्ट कोई शुक्र शनि से संबंध इसका यहाँ नहीं आया। तो ये एक तरीका है जिसको आप देख सकते हैं। मैं अभी एक कुंडली आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे ये एक चार्ट है जैक फिशलेक कनाडा का, और इस कुंडली में पहले तो हमने देखा लाभ भाव में कोई ग्रह ही नहीं है, तो 91st नवांशा में किसी ग्रह होने की संभावना खत्म हो गई। अब तो बस इसके लॉर्ड से ही कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। तो अब हमने कुंडली नवांश बनाई और नवांश में देखा तो हमें सप्तम भाव में शुक्र की राशि मिली। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या इस शुक्र का संबंध लाभ धन भाव से है या इनके लॉर्ड से है। तो उत्तर आया कि नहीं, कोई डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं है दोनों भावों पर, ना इनके स्वामी जो कि बुध बनता है उससे। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र स्वयं ही, मैंने कहा था शुक्र और शनि से संबंध होना 91st नवांशा लॉर्ड का शुभ फल देता है, ये तो खुद ही बन गया शुक्र। लेकिन उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, स्वराशि का बैठा है जन्म कुंडली में, यानी स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कमजोर है, चंद्रमा के द्वारा दृष्ट है, वो चीज अच्छी आ रही। लेकिन हमें वो संबंध नहीं मिला जो हमें दूसरे 11वें इनके स्वामी से, शुक्र से, शनि से अगर मिल जाए तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत शुभ हो जाता है। अब अगर जन्म कुंडली में आपके सामने ये रखूं और ये देखें कि दूसरे और 11वें घर का स्वामी इस कुंडली में अष्टम में नीच का सूर्य के साथ यानी लग्नेश के साथ विराजित है, तो मन में ये बात आती है कि लाभेश के साथ युति भी है लेकिन अष्टम में भी है। लग्नेश की लग्नाधिपति सूर्य की अष्टम अधिपति से युति तो है, धन अधिपति से युति तो है लेकिन अष्टम में है, तो क्या ये सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छा दिखाते हैं? तो वहां पर ये सवाल उठा देता है, क्योंकि 91st नवांशा लॉर्ड भी जैसा हमने देखा उसका संबंध दूसरे 11वें से नहीं आ रहा है और बुध भी यहाँ नीच का विराजित है। अब आपके लिए मैं एक डिटेल शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखिए और इसके बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है, इसको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जहां से इसको फायदा हो। जन्म तिथि है 2 सितंबर 1976, दोपहर 11:40, गुवाहाटी आसाम का जन्म है। तो आपने इस चार्ट में चेक करना है कि सोर्स ऑफ इनकम का क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम कितनी रहने के चांसेस है। कितनी का मतलब हम यू कांट मेजर इट, बट अच्छा है, बुरा है, मध्यम है, वो आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इसी के बता दीजिएगा और हम अगले वीडियो में वो जो बेस्ट आंसर होगा उसको जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आई होप इस वीडियो से आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो, एक नया टॉपिक समझने को मिला हो। मैं आपको बताऊं हम क्या करते हैं, 64वें नवांश की बड़ी बात करते हैं।
जो बुरा नवांश है ना उसको पहले पकड़ते हैं कि अरे यार ये तो खराब है ना, तो इसको ज्यादा ये पॉपुलर हो जाता है। जबकि 91st नवांशा, लाभ नवांशा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फलित के दौरान, अगर आपका कोई ग्रह वहां बैठता है तो इसको अपनी अपनी कुंडलियों पे लगाइएगा, फलित बताइएगा। अगर आपके अपने चार्ट में ऐसा योग है तो क्या उस क्षेत्र से आपको लाभ मिला, उस ग्रह के कारकत्व से आपको लाभ मिला, जरूर साझा कीजिएगा, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। वीडियो से अगर आपको नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं बेहतर काम करने के लिए। यदि आप हमारे किसी भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए नए आए हैं तो ज्योतिष की अधिक जानकारी के लिए और सामग्री के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि इस तरह के और वीडियोस आपके साथ साझा किए जा सके। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। विपरीत राजयोग से जुड़े 13 इंपॉर्टेंट सवाल, यदि इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।